Hello students, welcome in the history class. Well, in the last lecture we had learned the third chapter of history, which is India's internal challenges. And in that chapter we had learned about the Naxalite movement, then communalism. Now today we are going to learn the next challenge, that means the next internal challenge of India, and that is regionalism. Then now listen carefully. Regionalism. What is meant by regionalism? Do you know? The meaning is here. Regionalism means having excessive pride about one's religion. तो ये रीजनलिज्म क्या है कि किसी एक के रीजन के बारे में, यानी जो प्रांत है उसके बारे में बहुत ज़्यादा प्राउड रखना, बहुत ज़्यादा अभिमान रखना, ये रीजनलिज्म होता है. It is one thing to introduce himself as a Bengali or a Marathi person. But if I think that because I am a Bengali or a Marathi, I am superior to other from another provinces, it can be turned as excessive regional pride. तो अब ये रीजनल प्राइड हम किस तरह से बता सकते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है. देखो, कोई एक जो बंगाली है या मराठी है, पर मैं बंगाली हूँ या मराठी हूँ, जिसकी वजह से मैं सब प्रोविजन्स में रहने वाले लोगों से बड़ा हूँ या मेरा प्रोविजन सबसे सुपीरियर है. इस तरह की सोच रखना ये रीजनल प्राइड है. इसे रीजनल प्राइड कहा जाता है और यही रीजनलिज्म बनता है. द लव फॉर वन प्रोविंस टर्न मॉर्बिड ड्यू टू दिस काइंड ऑफ एक्सेसिव रीजनल प्राइड. तो इस तरह का रीजन का प्राइड रखने की वजह से होता क्या है कि मॉर्बिड ड्यू टू दिस काइंड ऑफ एक्सेसिव रीजन. मॉर्बिड ये वर्ड यहाँ पे आया है, देखो यहाँ पे मैंने राउंड किया है ना, ये वर्ड आपको दिख रहा है. ये वर्ड जिसका मीनिंग है सजेस्टिंग एंड अनहेल्दी मेंटल स्टेट. मतलब एक मेंटल स्टेट वहाँ पे बन जाती है, वो अनहेल्दी है कि ऐसी सोच कि जिसकी वजह से जो पीपल हैं वो वहाँ पे हार्मफुल बन जाते हैं या इगोइस्टिक हम उसे कह सकते हैं, वो इस तरह से बन जाते हैं. तो इट इज़ नेचुरल टू फील लव फॉर वंस प्रोविंस बट इट शुड नॉट बिकम एबनॉर्मल. तो मतलब किसी भी एक रीजन में रहने वाला जो लोग है उस रीजन के बारे में उसे प्राइड होना चाहिए, लेकिन वो एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए, असामान्य नहीं होना चाहिए. तो रीजनलिज्म थ्रिव्स ऑन रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड. सम स्टेट अचीव्ड मोर प्रोग्रेस व्हाइल सम स्टेट रिमेन बैकवर्ड. अब ये रीजनलिज्म जो है वो इन कंट्री की डेवलपमेंट के लिए या किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए एक इम्बैलेंस वहाँ पे बनता है. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में वहाँ पे कुछ स्टेट जो थे उन्होंने अच्छी प्रोग्रेस पा ली थी, उनकी डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो गई थी, लेकिन कुछ जो स्टेट थे या कुछ प्रोविंसेस जो थे, कुछ रीजन जो थे वो बैकवर्ड वहाँ पे रह गए थे. फॉर एग्जांपल स्टेट लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु developed economically and industrially, whereas the state like Odisha, Bihar, Assam remain undeveloped economically and industrially. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल वहाँ से बता सकते हैं कि जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, ये जो स्टेट हैं वो डेवलप थे इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियली. तो मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा थी, इकोनॉमी इन स्टेट्स की अच्छी थी, लेकिन उसके अलावा उड़ीसा, बिहार, आसाम ये जो है वो अनडेवलप्ड इकोनॉमिकल और इंडस्ट्रियल ऐसे स्टेट वहाँ पे रहे. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स आर द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो रिफॉर्म्स होते हैं वो प्रोग्रेस की फाउंडेशन होते हैं. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब किसी एक स्टेट की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था जिसे हम कहते हैं, पैसों की रेलचेल जो है वो अगर अच्छी है, उसकी प्रोग्रेस, और उसके बाद रिफॉर्म मतलब उसका
फिर से फॉर्मेशन करना, मतलब जो रेमेडीज़ हैं, जो गलतियाँ हैं उसके अंदर की, वो निकाल के उसे फिर से बनाना, ये रिफॉर्म वहाँ पे हो गया। तो ये फाउंडेशन होता है किसी भी स्टेट के प्रोग्रेस का। एज ए रिजल्ट द स्टेट दैट डेवलप इकोनॉमिकली कैन also achieve progress in other areas like education, health and culture। तो जिस तरह से कोई भी एक स्टेट जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, तो उसी तरह से अदर कुछ एस्पेक्ट में भी वो वहाँ पे उसकी प्रोग्रेस हो जाती है। जिस तरह से हम कह सकते हैं एजुकेशन में, हेल्थ और कल्चर में भी उसकी प्रोग्रेस वहाँ पे होती है। द स्टेट विच हैव नॉट डेवलप्ड in the manner remain backward in education and civic amenities। तो जिस तरह से कोई एक स्टेट जिसकी डेवलपमेंट नहीं हुई है, मतलब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हुई है, ऐसी कोई स्टेट वो एजुकेशन और सिविक एम्यूनिटीज में भी बैकवर्ड रह जाती है। अब यहाँ पे फिर से एक वर्ड आया है, देखो ये वर्ड जो है amenities। What is in the amenities? Do you know? Amenities means the thing that make you comfortable and at ease। तो ऐसी चीज़ है जो आपको कंफर्टेबल बनाती है या इजी बनाए रखती है। तो ऐसी सारी चीज़ें, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ऐसी सारी स्टेट जिनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती एजुकेशन में और इस तरह के सिविक एम्यूनिटीज़ में। The opportunities of the development available to people in developed state are not possible for people in backward state। तो इस तरह से ये जो बैकवर्ड स्टेट वाले पीपल जो है उनको डेवलपमेंट वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो अवेलेबल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वहाँ के पीपल जो है वो बैकवर्ड रह जाते हैं। दे आर हैरेस्ड बाय प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, बैकवर्डनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी एक्सेट्रा। तो जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं, हरेस्ट हो जाते हैं, है ना। किस तरह के प्रॉब्लम से? एजुकेशन, उसके बाद बैकवर्डनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी, इस तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ पे आती हैं। दे बिगैन टू थिंक दैट दे आर बीइंग चीटेड, और वो सोचने लग जाते हैं कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है। दे आर बीइंग केप्ट अवे फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट, और उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि जो भी सारी बेनिफिट्स है कंट्री की, गवर्नमेंट की, है ना, उनसे हमें दूर रखा जा रहा है। बिकॉज ऑफ दिस द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन स्टेट्स इज ब्रोकन, और इसी वजह से जो स्टेट्स होते हैं उनके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है, वो टूट गई है। दिस इन टर्न हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन नेशनल यूनिटी। अब ये सारी चीज़ें एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है जो नेशनल यूनिटी के लिए चाहिए होता है। नेशनल यूनिटी, इसके अगेंस्ट में काम करने वाली ये एक चीज़ वहाँ पे बन जाती है। द इकोनॉमिक इम्बैलेंस दैट हैज़ एंडेंजर्ड दिस अंडरस्टैंडिंग नीड्स टू बी सेट राइट। तो जो इकोनॉमिक इम्बैलेंस है और लोगों की सोच जो है वो इस तरह के एंडेंजर्ड को बनाती है, उसे हमें ठीक करना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। आवर गवर्नमेंट मेक्स एफर्ट इन दैट डायरेक्शन। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस तरह की डायरेक्शन में, मतलब लोगों के बीच में, लोगों की थिंकिंग इस तरह की जो हो रही है स्टेट के बीच में, उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट वहाँ पे काम कर रही है। रीजनलिज्म कैन अफेक्ट डेवलप्ड एज वेल एज अनडेवलप्ड स्टेट। तो रीजनलिज्म ये जो है डेवलप के साथ साथ अनडेवलप्ड स्टेट के ऊपर भी इफेक्ट करती हैं। द पीपल ऑफ डेवलप्ड स्टेट बिगिन टू बिलीव दैट they are superior due to their superior history and culture and hence they have developed that much। तो अब हो क्या जाता है कि ऐसे पीपल जो डेवलप स्टेट में रहते हैं वो सोचने लग जाते हैं कि वो अदर स्टेट से सुपेरियर है, उनका ही कल्चर, उनकी हिस्ट्री जो है वो सुपेरियर है। इस तरह की सोच इन लोगों की वहाँ पे बन जाती है। देन दे begin to look down upon the people of underdeveloped region। अब उसके बाद वो जो अंडर डेवलप्ड यानी कम डेवलप्ड ऐसे जो रीजन वाले पीपल हैं उन्हें
नीचा देखना शुरू कर देते हैं. They are not willing to share the benefit of development with the backward state. और वो अपने बेनिफिट को इस तरह के बैकवर्ड स्टेट के साथ शेयर नहीं करना चाहते. तो इस तरह की चीज़ जो है वो आगे बनती जाती है. On the other hand, the people from backward area need to arouse their regional identity to organize themselves. और दूसरी तरफ जो अंडर डेवलप्ड एरिया है, स्टेट है, वहाँ के लोग वो अपने आप में खुद में ऑर्गेनाइज होना शुरू कर देते हैं. फॉर दिस दे ट्राई टू अनसेक्सेसरी ग्लोरीफाई लोकल ट्रेडिशंस एंड कल्चर टू प्रूव देयर यूनिकनेस. और उसके बाद वो उनके यूनिकनेस के बारे में वहाँ पे प्रूव करना स्टार्ट कर देते हैं कि उनका ट्रेडिशन कैसा है, उनका कल्चर कैसा है, वो किस तरह से ग्लोरीफाई है, ये सारी चीज़ें वो बताना स्टार्ट कर देते हैं. दिस लीड्स टू रीजनलिज्म. और यही सारी बातें जो हैं वो रीजनलिज्म को बढ़ाती हैं. इट एंडेंजर्ड नेशनल यूनिटी. द इविल ऑफ नेशनलिज्म कैन बी टैकल बाय रिड्यूसिंग द इम्बैलेंस इन द डेवलपमेंट. और इस तरह की गलत सोच या शैतानी सोच जिसे हम कह सकते हैं रीजनलिज्म वाली, उसे डेवलपमेंट या वहाँ की जो इम्बैलेंस है और इस तरह की जो डेवलपमेंट है उसे रिड्यूस करके ख़त्म किया जा सकता है. We have studied a few challenges that India is facing. Apart from this, there are several problems like overpopulation, cleanliness, agriculture and the problem of farmers, poverty, housing and food. तो हमने यहाँ पे कुछ चैलेंजेस को स्टडी किया है जिससे इंडिया फेस कर रही है. लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन है, क्लीनलीनेस है, एग्रीकल्चर है ना. उसके साथ साथ में जो फार्मर्स का प्रॉब्लम है वो है. उसके बाद पुअर्टी है, हाउसिंग और फूड, इस तरह की भी प्रॉब्लम्स हैं. We are trying to overcome these and move forward. We are progressing steadily. In the next chapter, we shall learn about the progress in the economic field. तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके हमें स्थिरता से आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है. तभी हमारा जो नेशन है वो डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप्ड नेशन वहाँ पे बन जाएगा. और उसके साथ साथ में अगले लेसन में अगले पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी शैल लर्न अबाउट द प्रोग्रेस इन द इकोनॉमिक फील्ड. यस, इकोनॉमिक फील्ड के बारे में हम वहाँ पे प्रोग्रेस देखने वाले हैं. देन आई होप दैट you have understood this lesson. Okay.